छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें कल मतदान होना है। 2,34,000 मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर दी हैं। मतदान दल रवाना हो चुके हैं। मतदान केंद्रों पर पूरी तैयारियां हैं। चारों तरफ विधानसभा की सीमाएं सील कर दी गई हैं। बाहरी लोगों को जाने के लिए बोल दिया गया है। मुख्य मुकाबला बीजेपी के कमलेश शाह और कांग्रेस के धीरन शाह के बीच है। अगर बीजेपी और कांग्रेस को देखें तो दोनों ने ही पूरी ताकत झोंक दी है इस सीट को अपना बनाने के लिए। 2023 के विधानसभा चुनावों में कमलेश शाह कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर विजयी हुए थे। वहीं कमलेश शाह लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लिहाजा ये उपचुनाव हो रहा है और अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं कमलेश शाह। अब दोनों के बीच एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है, जिसमें कांग्रेस चाहती है कि ये सीट उनके पास बनी रहे, वहीं बीजेपी इस सीट पर कब्जा करना चाहती है। अब ये आने वाले 13 तारीख को मतदान के जब परिणाम आएंगे तब मालूम पड़ेगा कि कौन इसमें विजयी हुआ और कौन इसमें पराजय झेला। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। जमीन घोटाला और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सोमवार को जहां विधानसभा में हेमंत सोरेन ने पहले विश्वास मत हासिल किया और उसके बाद अपनी कैबिनेट का विस्तार किया, वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट में उन्हें जो रेगुलर जमानत मिली थी उस जमानत के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद कहीं न कहीं हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मालूम हो कि माननीय हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को बड़गाई 8.86 एकड़ जमीन के घोटाले और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रेगुलर जमानत दी थी और उस समय जो माननीय अदालत की टिप्पणी थी, उन टिप्पणियों के मार्फत हेमंत सोरेन ये बताते चल रहे थे कि अदालत ने उनको न सिर्फ दोषी नहीं पाया बल्कि साफ तौर पर कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ऐसी स्थिति में लगातार ये माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन नियमित जमानत को लेकर काफी निश्चिंत हैं और इसी कारण 148 दिनों तक जेल में रहने के बाद वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री बनने के लिए न सिर्फ तैयार हुए बल्कि काफी एग्रेसिव मोड में वो मुख्यमंत्री बने। ऐसे हालात में अब जब एजेंसी फिर से सुप्रीम कोर्ट चली गई है तो यही कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की मुश्किलें जो है वो आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। अब हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कल की सूचना तक इस मामले को सूचीबद्ध भले ही न किया गया हो, लेकिन हेमंत सोरेन और यहाँ के राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चर्चा गर्म है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। दिल्ली शराब नीति मामले में कथित आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राज्य कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर 12 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि ईडी ने आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी को मामले में आरोपी बनाया गया हो। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मधुर के साथ गोपाल कृष्ण। 11 विधान परिषद सीटों के लिए 12 उम्मीदवारों के नामांकन भरे जाने के बाद वोटिंग होना तय हो गया है, जिसके बाद सरकार में शामिल तीनों ही पार्टियों के विधायकों को अलग अलग होटल में रुकाया जा रहा है। महाराष्ट्र में रिसॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीजेपी अपने सभी विधायकों को ताज प्रेसिडेंट होटल में रुका रही है, तो वहीं एनसीपी अजीत पवार ग्रुप अपने सभी विधायकों के लिए द ललित होटल बुक कराया गया है। वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप अपने विधायकों के लिए ट्राइडेंट में रुकने का इंतजाम कर चुकी है। सरकार में शामिल पार्टियों के विधायकों को होटल में ले जाने की खबर आने के बाद विपक्ष सरकार पर तंज कस रहा है और कह रहा है कि सरकार को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। लेकिन सरकार में शामिल तीनों पार्टियों के प्रमुख नेताओं को पता है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए सामने विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में
विधायक क्रॉस वोटिंग करके उद्धव ठाकरे ग्रुप या शरद पवार ग्रुप में जा सकते हैं। इसलिए अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए विधायकों को होटल में लेकर सभी पार्टियों के लोग जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा आखिरकार जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर लिया। इस मौके पर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में मनीष वर्मा ने साफ तौर पे कहा कि हम किस अंदाज में लालटेन युग में आगे बढ़े और बोरा पर पढ़ाई करते करते आईआईटी तक पहुँचे, आईएएस के एग्जाम पास किए, उड़ीसा कैडर के आईएएस के रूप में काम किए और बिहार आने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार के सामने प्रार्थना पत्र डाला तो नीतीश कुमार ने 5 साल बिहार में काम करने का भी मौका दिया। इस दौरान वो पटना के डीएम के साथ साथ पूर्णिया के डीएम और मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में भी काम किए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो अपने प्रशासनिक अनुभव का इस्तेमाल पार्टी के लिए करेंगे। वहीं मनीष वर्मा के पक्ष में बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने साफ तौर पे कहा कि मनीष वर्मा के प्रशासनिक अनुभव का इस्तेमाल पार्टी करेगी और पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पे विस्तार में मनीष वर्मा अहम भूमिका निभाएंगे। कुल मिला के मनीष वर्मा को लेकर पार्टी ज्वाइन करने से पहले कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, जिसमें यह भी कहा जा रहा था कि मनीष वर्मा को आरसीपी सिंह का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है और उनका जगह लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है। हालांकि ये अटकलें हैं और मनीष वर्मा ने ये साफ कर दिया कि वो जिस अंदाज में नीतीश कुमार से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन किए हैं, नीतीश कुमार के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाएंगे। हालांकि पार्टी में इस बात की भी चर्चा है और विपक्ष भी इस बात का हवाला दे रही है कि मनीष वर्मा आरसीपी सिंह का रिप्लेसमेंट है और ऐसी स्थिति में मनीष वर्मा को महत्वपूर्ण पद पर बैठाया जा सकता है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। राहुल गांधी एक दिन के रायबरेली दौरे पर रहे। दौरे की शुरुआत उन्होंने हनुमान मंदिर में जाकर की और हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद वृक्षारोपण किया, तो उसके बाद वहीं रायबरेली में एम्स में जाकर मरीजों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और साथ ही साथ सियाचिन में शहीद हुए अंशुमन सिंह की जो माता है मंजू सिंह, उन्होंने भी राहुल गांधी से मुलाकात की और अग्निवीर को लेकर काफी चर्चाएं हुई। जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जो अंशुमन की माता है उन्होंने अग्निवीर स्कीम को बेकार बताया है और राहुल गांधी से कहा, उनकी प्रशंसा की कि जिस तरह से अग्निवीर के मुद्दे को आपने सदन के अंदर उठाया है वो बेहद सराहनीय है। मैं तभी से आपसे काफी लंबे समय से मिलना चाह रही थी और आखिरकार मुझे समय मिला आपसे मिलने के लिए। तो ऐसे में अब लगातार जो सूत्र बता रहे हैं कि अग्निवीर को लेकर अब विपक्ष और कांग्रेस पार्टी आने वाले जो मानसून सत्र रहेगा उसमें इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी, क्योंकि जो सियाचिन में शहीद हुए हैं अंशुमन, उनकी खुद माता ने इस अग्निवीर योजना का विरोध किया है और उसको बेकार एक योजना सरकार की बताया है। कैमरा पर्सन मधुर कैंथोला के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। बीते 2 जुलाई को हाथरस में सत्संग में हुई भगदड़ की एसआईटी जांच की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें जांच अधिकारियों ने लगभग 119 लोगों से पूछताछ की है। उसके बाद रिपोर्ट मेंशन की है। अब वहां जो पूछताछ हुई है, वहां के जो डीएम है, एसपी है, साथ ही जो आयोजन की अनुमति दिए हैं एसडीएम, उनसे भी पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद अधिकारियों ने सीधे सीधे वहां के आयोजकों के साथ साथ जो आयोजन के परमिशन दिए थे उन अधिकारी को जिम्मेदार ठहराते हुए 6 लोगों की निलंबन की सरकार से संस्तुति की है और सरकार ने उनको सस्पेंड भी कर दिया है। लेकिन सवाल बन रहा है कि आखिर जो ये रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कहीं उस सत्संग के बाबा सकार विश्वहरि का कहीं जिक्र नहीं हुआ है। उनको सीधे सीधे लोगों का आरोप है कि आखिर उनका नाम जांच में कहीं आया क्यों नहीं। हालांकि जांच रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है, अगला कदम सरकार को उठाना है। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन एक्सीडेंट मामले में मुंबई पुलिस ने
बड़ा एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी मिहिर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही साथ दोहरा एक्शन लेते हुए मुंबई पुलिस ने उस पब को भी सील कर दिया है जिस पब में मिहिर पार्टी करने गए हुए थे और वहां पर उन्होंने ड्रिंक किया था। लगातार इस पूरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस की तरफ से जांच की जा रही थी, छानबीन की जा रही थी। आपको बता दें कि मिहिर शाह की मां और बहन को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। वहीं मिहिर को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया था। दरअसल सत्तारूढ़ शिवसेना के नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह पर अपनी तेज रफ्तार BMW कार से एक महिला को कुचलने का आरोप है। मिहिर ने रविवार 7 जुलाई की सुबह अपनी सफेद BMW से वर्ली के अटरिया मॉल के पास एक स्कूटर को टक्कर मार दी थी और महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। इससे पहले सोमवार को आरोपी मिहिर शाह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर LOC जारी किया गया था। मुंबई पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की थी। वहीं इससे पहले इस मामले में आरोपी के पिता राजेश शाह जो कि शिवसेना के नेता हैं और उनके ड्राइवर राजेंद्र सिंह बिदावत को भी गिरफ्तार किया था। देखना होगा कि हिट एंड रन के मामले को लेकर आगे सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। कैमरामैन बाला के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता के वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की, जिस पर CJI ने कहा कि 12 जुलाई को आपकी याचिका पर हम सुनवाई करेंगे। तिवारी ने अपनी याचिका में कहा है कि इस घटना की 5 सदस्यीय एक कमेटी बनाकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में यह कमेटी बने, वह पूरे मामले की जांच करे। दूसरी मांगे की गई है और कहा गया है कि आगे से इस तरीके की कोई हिंसा या भगदड़ न हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक नीति तैयार करे और यह दिशा निर्देश देश के सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार लागू करे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मधुर के साथ गोपाल कृष्ण। गुजरात की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, ये हम नहीं कह रहे बल्कि सरकार के कुछ आंकड़े हैं जो सामने आए हैं और उससे राज्य की शिक्षा के स्तर का पता चलता है। राज्य में करीब 25,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब बनाए गए हैं, लेकिन किसी भी स्कूल में कंप्यूटर को पढ़ाने वाला कोई शिक्षक नहीं है। तो दूसरी तरफ राज्य के स्कूलों में 40,000 शिक्षकों की जगह खाली है। हालांकि सरकार ने 24,000 शिक्षकों को भरे जाने की घोषणा की है। दूसरी तरफ जगहों पर अयोग्य शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं। यह हकीकत सामने आई है। 31 मार्च 2019 तक ऐसे शिक्षकों को योग्यता प्राप्त करने के लिए कहा गया था, लेकिन उनमें से कोई भी शिक्षक योग्यता की जो पैमाना है उस परीक्षा को पास नहीं कर पाया। अहमदाबाद शहर में 47 स्कूलों में 219 अयोग्य शिक्षक हैं, जबकि अहमदाबाद ग्रामीण में 58 स्कूलों में 129 शिक्षक बिना योग्यता के शिक्षा दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया के दावे को बुलंद करने वाली गुजरात बीजेपी की सरकार में 25,000 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी कंप्यूटर लैब नहीं है और ना ही कोई कंप्यूटर का शिक्षक है। शिक्षा के ही क्षेत्र में गुजरात मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी यानी GEMRS ने फीस बढ़ाकर मेडिकल की पढ़ाई भी काफी महंगी कर दी है। दूसरी तरफ कंप्यूटर की शिक्षा देने वाले छात्र भर्ती किए जाने को लेकर गांधीनगर में लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब भी भर्ती नहीं की जा रही है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ तरविन शर्मा, भारत एक्सप्रेस। जून के महीने में पूरे भारतवर्ष में गर्मी का मौसम बना हुआ था। लू के थपेड़े चल रहे थे, लेकिन मानसून आने के बाद मौसम में ऐसा तब्दीली आया कि बारिश लगातार हुई। और बारिश लगातार होने के बाद अगर बलिया की बात करें तो बलिया के सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत गांव जो हैं, कई गांव यहां सरयू नदी के जद में आ गए हैं। परेशानियाँ सर ये हो रही है कि जो ज़मीनें थी हम लोग की बोने जोतने वाली सब कटती जा रही है। दूसरी बात कि अब गांव पर ये समस्या जाने वाली है। जब तत्काल 3-4 गांव प्रभावित होने वाले हैं। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी गवर्नमेंट इस पर कोई काबू पर उठावे ताकि हम लोग का कुछ निजात मिल सके। सर आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि अब ज़मीन जो है उपजाऊ जो जुता बोआ रही है सब खत्म हो गई। अब जो है गांव पर गांव गिरने वाला है, तो किसी भी तरह सरकार इस पर तो करे कि गांव कम से कम बचा लिया जाए। आज भी गांव के लोग काफ़ी निराश हैं
कि अब उपजाऊ जमीन के बाद एक नहीं 5-6 गांव नदी में विलीन हो जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से किस तरह की राहत मिलती है या फिर कटान जारी रहेगा। नरेंद्र मिश्र, भारत एक्सप्रेस, बलिया। लखीमपुर खीरी जिले में इन दिनों बरसात इस कदर हो रही है कि जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे पीछे, ये वो रोड है जिस रोड पर लोग निकलते थे और आज वो रोड पूरी तरीके से नदी में तब्दील हो गई है। 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश के चलते ये स्थिति लगातार लखीमपुर शहर में भी देखने को मिल रही है और इस वक्त नाला नाले सभी चौक हो चुके हैं, जिसके चलते इस तरीके का जलभराव जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जलभराव की स्थिति लगातार शहर में उत्पन्न होती जा रही है। और अगर बाढ़ की बात करें तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो है जलस्तर भी बढ़ता देखने को मिल रहा है, जिससे बाढ़ की समस्या भी लगातार बनी हुई है। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। अचानक से बारिश का जल स्तर बढ़ जाने के कारण 50 बकरियां झिलमिल नदी किनारे फंस गईं। आपको बता दें, यह पूरा मामला बेहट सर्कल का बताया जा रहा है, जहां माया राम नाम का चरवाहा अपनी 50 बकरियां लेकर झिलमिल नदी किनारे चरा रहा था कि तभी अत्यधिक पानी का जल स्तर बढ़ जाने से 50 बकरियां नदी के उस पार फंस गईं, जिसके बाद सभी ग्रामीण जनों ने रस्सी बांधकर 50 बकरियों का रेस्क्यू किया और उन सभी 50 बकरियों को बचाया और पुलिस को भी सूचना दी गई, जिस पर से मौके पर बेहट थाना पुलिस सहित बेहट सर्कल एसडीओपी मौके पर पहुंचे। यहां संतोष पटेल के द्वारा सभी ग्रामीण जनों की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए नजर आए और इस रेस्क्यू में सभी 50 बकरियों को बचा लिया गया है, जिनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं ग्रामीण जनों को प्रोत्साहन करते हुए संतोष पटेल के द्वारा बताया गया कि इस तरह की समस्याओं से दूर रहें और जब बारिश का समय हो तो नदी के किनारों से बचते रहें। ऐसे में प्रशासन के द्वारा भी लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। 2025 के कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए पूरे प्रयागराज में सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। हम आपको दिखा दें, यहाँ संगम पर भी पक्के घाट बनाए जा रहे हैं और यहीं पर श्रद्धालु आकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन चिंता का विषय ये है कि अब देश के कई शहरों में बारिश का पानी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर रहा है और यहाँ प्रयागराज के संगम में भी गंगा और यमुना का जल स्तर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अब ये प्रशासन के लिए चुनौती है कि महाकुंभ है और उसकी तैयारियां भी चल रही है। अगर ये बाढ़ बढ़ती है तो ये जो कार्य चल रहा है सौंदर्यीकरण का, वो बीच में रुक सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ राजकुमार, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। परिवार की शाही शादी का क्रेज बढ़ाएंगी वाराणसी की मशहूर बनारसी साड़ियां। बनारसी साड़ी के लिए यहां पर नीता अंबानी ने ऑर्डर दिया था और वो ऑर्डर फाइनल हो गए हैं, जो अब अनंत और राधिका की शादी की खूबसूरती बढ़ाएंगे। बताया जा रहा है कि यहां पर जो साड़ियों के ऑर्डर दिए गए थे उनको अब तैयार कर लिया गया और साड़ियों को अनंत और राधिका की शादी के लिए भेजा जा रहा है। बता दें कि वाराणसी की ये बनारसी साड़ियां मांगलिक कार्यक्रमों में खास तौर पर पसंद की जाती हैं और इसी के क्रेज को देखते हुए नीता अंबानी जब वाराणसी में अनंत और राधिका की शादी का कार्ड बाबा विश्वनाथ को चढ़ाने के लिए पहुंची थी, तो उन्होंने यहां पर बुनकरों से भी मुलाकात की थी और अपने अनुसार ही साड़ी बनाने का ऑर्डर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने कई साड़ी के शोरूमों का भी दौरा किया था और अपनी मनपसंद साड़ियों को पसंद कर ऑर्डर भी दिया था। अब ये साड़ियां तैयार कर ली गई है और अनंत और राधिका की शादी के लिए खास तौर पर साड़ियों को यहां से कंसाइनमेंट के जरिए भेजा जा रहा है। बता दें कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत योगी सरकार ने भी बनारसी साड़ियों को एक नई पहचान दी है, जिससे ग्लोबल मार्केट में भी इसकी डिमांड बढ़ी है। वहीं जीआई टैगिंग होने के कारण अब इंटरनेशनली भी बनारसी साड़ियों को काफी पसंद किया जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ के व्यापारियों में भी खासा उत्साह है। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। कठुआ के मछड़ी इलाके से भारत एक्सप्रेस की टीम आपके साथ लगातार यहाँ के जो दृश्य है वो साझा कर रही है कि किस तरह से आतंकवादियों ने घात लगा के सेना के जवानों पे हमला किया। अब हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे ही एरिया को क्यों चुनाव करते हैं आतंकवादी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस समय जब पूरे भारत में गर्मी पड़ रही है, ऐसे में भी यहाँ पर इन पहाड़ों में धुंध है। यहाँ पे अचानक से कभी धुंध हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, कभी मौसम खिल जाता है। तो ऐसे मौसम का फायदा उठाकर अक्सर जो आतंकवादी हैं वो इन इलाकों की रेकी करते हैं और ऐसे मौसम में वो
वो जो गाड़ियां हैं उनको निशाना बनाते हैं, क्योंकि जो रास्ते हैं ये रास्ते भी बहुत, आप देखेंगे तो बहुत ही खतरनाक मोड़ होते हैं यहाँ पर। यहाँ पर गाड़ी भी जो है बहुत स्पीड से नहीं चलती, यहाँ पे गाड़ी भी आपको बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है। ऐसे में कम स्पीड और खराब मौसम के चलते एक आतंकवादी इस मौके का फायदा उठाते हैं। आप देखिए जो पहाड़ है यहाँ पर कितने घने पेड़ हैं। ऐसे घने पेड़ और ऊपर से यहाँ पे कोहरा होना, धुंध होना, ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों की मदद करता है। और ऐसे में वो अचानक से हमला करके आतंकवादी जो है वो इन्हीं पहाड़ों की, इन्हीं धुंध की आड़ लेके छुप जाते हैं। इन्हीं पहाड़ों में बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जो नेचुरल केव्स बनाते हैं, और उन्हीं केव्स में ये आतंकवादी अपना सामान, असला, गोला बारूद भी छुपा देते हैं। हालांकि हमारे जवान जो है लगातार इन एरियाज की पूरी रेकी कर रहे हैं। इन एरियाज में लगातार जो सुरक्षा बल है वो घूम रहे हैं, और इसी एरिया में वो जो आतंकवादी हैं जिन्होंने घात लगा के हमला करके हमारे 5 जवानों को शहीद कर दिया, और 5 हमारे जवान जो घायल इस जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जिन्हें पठानकोट एयरबेस में शिफ्ट किया गया है, अब वो उनके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा है। और ऐसे में हमारे जो सेना के जो अधिकारी हैं, जो हमारे सुरक्षा बल हैं, जो एसओजी ग्रुप हैं, वो लगातार इन एरियाज के हर एक पेड़ को, हर एक पत्थर को खंगाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन आतंकवादियों को ढूंढकर यहीं पे ढेर किया जाए, ताकि जो उन्होंने ये कायराना हरकत की है उसका बदला लिया जाए। और हमारा देश जो है इस आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एक मैसेज हमारी सेना द्वारा उन पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को दिया जाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए विकास अब्रोल, मछेड़ी से। इस वक्त हम वहां पे खड़े हैं उसी जगह पर जहां पे ट्रक पे हमला हुआ। यही ट्रक था आर्मी का। आप देख सकते हैं इस पे गोलियों के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। इसी ट्रक पे हमला हुआ। जब ये ट्रक इसी रूट पे चल रहा था तो उस समय यहाँ पे बैठे आतंकवादियों ने घात लगा के हमला किया और इस ट्रक को निशाना बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ जो खिड़की है ड्राइवर साइड की, ये भी टूटी है, और ये गोली का निशान आप साफ साफ देख पा रहे हैं। यहाँ से गोलियां मारी गई हैं और इसी रास्ते से गोलियां मार के वो लोग भाग गए। यही वो ट्रक है जिसमें वो सेना के जवान बैठे थे जो शहीद हुए, जिनमें से बताया जा रहा है कि 5 जवान शहीद हुए हैं और 5 घायल हैं। और ये ट्रक जो है आप देख सकते हैं ये यहाँ से निकल रहा था। ये कॉन्वॉय का ट्रक था जिसको उन्होंने निशाना बनाया, और इस ट्रक को, ये जो आप देख रहे हैं, जो पहाड़ देख रहे हैं, ये झरना, जो जंगल से आप नदी बहते देख रहे हैं, इसी रूट से वो ऊपर आए थे और यहाँ पे वो छुपे हुए थे, इसी जगह छुपे थे। और यहाँ से उन्होंने अचानक से सामने से आकर उन्होंने ट्रक पे सीधा धावा बोल दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, अभी नीचे ज़मीन पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लड का निशान दिखेंगे, यहाँ पे खून अभी भी मौजूद है। और ये ट्रक जो है ये यहाँ से आगे अपनी कैंप की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे बैठे आप देखते हैं यहाँ पे गाड़ी में शीशे भी टूटे हुए हैं, यहाँ पे कैप्स पड़ी हैं, यहाँ पे खून के निशान, और इसी ट्रक को निशाना बनाया गया। गोलियों के निशान देखिए आप साफ साफ दिख रहे हैं। इन्होंने दोनों तरफ से, एक नीचे की तरफ से भी ऊपर की तरफ से, दोनों तरफ से इसको निशाना बनाया। ये जो आप निशान देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये M4 कार्बाइन जो राइफल थी वो आतंकवादियों के पास थी, और स्टील बुलेट जो है वो यूज़ किए गए, और इसीलिए जो उनके इस ट्रक को वो भेद पाए, और जो भी यहाँ पर इस ट्रक में बैठे थे वो घायल हुए, और कुछ जो हमारे सेना के जवान थे वो शहीद हुए। भारत एक्सप्रेस के लिए विकास अब्रोल, मछेड़ी से।